Hello dear student, today I will discuss new topic, Gauss theorem. Before Gauss theorem, we will discuss area vector, plane angle, solid angle, electric flux, unit and dimension of electric flux, and then we will discuss Gauss theorem and application of Gauss theorem. So we first discuss area vector. How to define the area vector? What is the area vector? So area vector means the vector of plane surface whose magnitude is equal to the area of the surface and direction perpendicular to the plane of the surface. And the area vector is denoted by capital A. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई ऐसा एरिया ले लीजिए और ये जो सरफेस आपका है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी। यानी मान लेते हैं अगर ये कोई सरफेस है आपका और इस सरफेस का अगर हम इस सरफेस की बात करें तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर इस सरफेस की हम लोग बात करें तो ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, अगर इस सरफेस की हम लोग बात करें तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन हो जाएगी एरिया वेक्टर की। ठीक है, अब यहां से हम लोग मान लेते हैं कि ये आपका सरफेस है, यूनिट वेक्टर भी ये है आपका, तो एरिया वेक्टर जो आपका हो जाएगा A इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ A. दिस इज कॉल्ड द एरिया वेक्टर। और इसका यूज है, अभी हम लोग जब गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग एरिया वेक्टर को अप्लाई करेंगे, वहां पे लेंगे हम लोग एरिया वेक्टर, यूज करेंगे एरिया वेक्टर को वहां पे जो है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को जब हम लोग डिफाइन कर बात कर लेते हैं, प्लेन एंगल क्या होता है, यानी प्लेन एंगल को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द आर्क ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, दिस एंगल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल। यानी कहने का मतलब यह है हमारा कि किसी सर्किल की जो आर्क होती है उस सर्किल के सेंटर पे जितना कोण बनाती है यानी एंगल बनाती है उसको हम लोग प्लेन एंगल कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये आपका मान लेते हैं कि एक सर्कल है और इतनी यह आर्क हम ले लेते हैं। ठीक है, ये आर्क हम लोग ले लेते हैं, ये आर्क ले लेते हैं। ठीक है, और इसके सेंटर पे ये जो एंगल आप बनाएगा ये थीटा एंगल मान लेते हैं, जो एंगल होगा उसी को हम लोग कहेंगे प्लेन एंगल। यानी द आर्क ऑफ अ सर्किल सस्टेंड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड द प्लेन एंगल एंड द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज रेडियन। यानी जो प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है। यानी अगर हम लोग 1 रेडियन को डिफाइन करें तो 1 रेडियन इज द एंगल विच द आर्क ऑफ द लेंथ ऑफ अ सर्किल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। यानी 1 रेडियन को डिफाइन करना होगा। सिमिलरली अब हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड एंगल को भी डिफाइन कर लेंगे। यानी सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। सिमिलरली द एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस सस्टेंड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। यानी अगर हम प्लेन एंगल की जब बात करते हैं
तो प्लेन एंगल पे क्या कहते हैं, आर्क ऑफ अ सर्किल। और जब हम लोग सॉलिड एंगल की बात करते हैं तो कहते हैं एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस सस्टेन्ड एन एंगल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल को हम लोग ओमेगा से डोनेट करते हैं सॉलिड एंगल को, और इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेरेडियन होती है, यानी स्टेरेडियन। उसकी जो यूनिट होती है स्टेरेडियन, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं SR, और रेडियन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, RAD। ठीक है, अब ये स्टेरेडियन जो हो गया आपका, ये यूनिट हो गया सॉलिड एंगल का। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे एक स्पेयर ले लेते हैं, ठीक है, और इस स्पेयर पे इसका सेंटर स्पेयर क्या क्या है, O है सेंटर, और ये कोई एरिया हम लोग ले लेते हैं DA, स्मॉल एरिया ले लेते हैं, एरिया ऑफ स्फेरिकल सरफेस हम लोग जो बोलते हैं। इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं, यानी डिनोटेड बाय डी ओमेगा। और ये डी ओमेगा हमने अभी आपको बताया था कि ये ओमेगा से डोनेट करते हैं सॉलिड एंगल, और यहां पे हम लोग डी ओमेगा से डोनेट कर रहे हैं। डी ओमेगा का मतलब ये हुआ कि स्मॉल स्फेरिकल सरफेस के द्वारा जो एंगल बन रहा है वो स्मॉल सॉलिड एंगल बनेगा, और स्मॉल सॉलिड एंगल बनेगा तो हम लोग डोनेट किससे कर देंगे, डी डब्ल्यू से। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया सॉलिड एंगल का डोनेशन। अब इसको हम लोग और थोड़ा फार्मूले बेस्ड आपको इसको डिफाइन कर लेते हैं। यानी ये जो एरिया होता है आपका, जितना ये एरिया आपका ये एंगल इस सेंटर पे स्फीयर के बनाता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये मान लेते हैं DA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, DW R स्क्वायर, यानी ये आप प्रोपोर्शनली कांस्टेंट मान लेते हैं। तो DW आपका क्या हो जाएगा, DA अपॉन R स्क्वायर। तो हम लोग इस फार्मूले से भी सॉलिड एंगल को डिफाइन कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ स्फीयर सर्किल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड द सॉलिड एंगल। ओके, मेरे हिसाब से ये आपको समझ में आ गया होगा जो है। ठीक, अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई स्मॉल एरिया हमने जो लिया था, कोई बहुत बड़ा एरिया ले लेते हैं, उसके द्वारा जो एंगल बना हुआ है वो ओमेगा है। ठीक है, और एरिया क्या हो जाएगा, कैपिटल ए हो जाएगा यहाँ पे, तो कैपिटल ए अपॉन R स्क्वायर। अब स्फीयर का एरिया होता क्या है, सभी लोग जानते हैं 4 पाई R स्क्वायर, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। स्फीयर का जो एरिया होता है वो 4 पाई R स्क्वायर। तो R स्क्वायर और R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 पाई। अब हमें कहीं पर भी इसका सॉलिड एंगल अगर हमें यूज करना होगा स्फीयर का, तो हम लोग ओमेगा इक्वल टू 4 पाई यूज कर लेंगे जो है। ठीक है, अब दूसरा इसको और हम लोग मॉडिफाई के फॉर्म में लिखते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो हमारा डी ओमेगा होता है ये इस फॉर्म में भी हम लोग लिख लेते हैं, यानी स्मॉल एंगल जो आपका है यानी डी ओमेगा, इसको लिखते हैं हम लोग DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर के भी फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। और ये कहां से आया, ये याद करो जरा, कंपोनेंट ब्रेकिंग। अब यहां पे मान लेते हैं कि ये आपका जो है ये आपका एरिया वेक्टर है ये, और ये एंगल ये थीटा एंगल बना रहा है, तो हॉरिजॉन्टली इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा, DA cos थीटा। ठीक है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे भी डाउन अपवर्ड हो तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास फार्मूला का, अब DA की जगह पे क्या रखेंगे, DA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये सॉलिड एंगल का आपका फार्मूला आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने आपको एरिया वेक्टर,
प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के बारे में आपको बता दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है, प्लेन एंगल क्या होता है और सॉलिड एंगल क्या होता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में जानने से पहले आपको हमने बताया था इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। ये फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने आपको जब पढ़ाया था, और वहां पे हमने आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज आपको हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज क्या होती है। उसी बेस पे ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, उसी बेस पे हम लोग डिफाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज के बेस पे ही हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? द नंबर ऑफ मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज ऑफ एनी इनक्लोज्ड सरफेस, या हम लोग दूसरे तरीके से इसको कह लेते हैं द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ मेजर ऑफ अ नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस। यानी कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, इसको जरा समझिए बहुत ध्यान से। द नंबर ऑफ मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज किसी सरफेस से जितनी गुजर रही है यानी पास हो रही है, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम लोग डोनेट कैसे कहते हैं? फाई ई से डोनेट करते हैं। और अगर इसका हमें मान लेते हैं कोई ऐसा सरफेस है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई आपका सरफेस है, इस तरीके से कोई सरफेस है आपका जो है, यानी इसको सही से बना लेते हैं, यानी इस तरीके से कोई सरफेस है आपका, और यहां से आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, जैसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज यहां से निकल रही हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकल रही हैं, ऐसे ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज निकल रही है। तो आपकी डिफिनीशन क्या है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की? डिफिनीशन ये है द नंबर ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस। यानी ये जो आपकी ये लाइन और ये लाइन हम लोग यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू एनी इनक्लोज सरफेस, यानी कितनी नंबर ऑफ लाइन इससे पास हो रही हैं, उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे जो है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा? फाई ई। मान लेते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, और इसका जो आपका एरिया वेक्टर है वो क्या है आपका? मान लेते हैं ये एरिया वेक्टर डी ए, आपका जो एरिया वेक्टर है। तो यहां से आपका फाई ई क्या निकल के आ जाएगा? इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा ई डॉट डी ए। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहां पे हम लोग ए लिख भी देंगे, ए का मतलब सरफेस एरिया जो। अब कोई क्लोज्ड सरफेस हो, अगर फॉर एग्जांपल बैलून आपका जो है वो क्लोज सरफेस होता है, और वहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज पास हो रही हो, तो वहां पे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे लिखेंगे? तो वहां पे हम लोग लिखेंगे, अगर कोई क्लोज सरफेस है तो फाई ई इक्वल टू लिखेंगे ए ई डॉट डी ए, ये आपका क्लोज्ड सरफेस का सिंबल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज किसी क्लोज सरफेस से गुजर रही है, फॉर एग्जांपल बैलून आपका है, तो वहां पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगी वो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब ये बात आती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है।
तो आपको याद होगा जब हमने आपको 11th क्लास में वेक्टर चैप्टर पढ़ाया था और वहां पे हमने आपसे ये कहा था कि अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट है तो आगे भी वो स्केलर प्रोडक्ट आएगा। यहां पे देखिए ना, ये भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और आपका जो आपकी एरिया है सरफेस एरिया वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इन दोनों का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या आएगा, स्केलर ही आएगा। इसलिए आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ओके, मेरे हिसाब से सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी डाउट है कहीं पे तो आप फोन करके या आप व्हाट्सएप पे इस पे आप पूछ सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप पूछ सकते हैं अगर कहीं पर भी प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट्स आपको यहाँ पे समझा दिया है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, यूनिट एंड